हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर जानीस एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के मीनिंग, उसका इम्पैक्ट और उसके फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी टेक्निक, ऐसी कोई भी सीरीज ऑफ टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ एकदम ईजी हो रही है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उन सभी चीज़ों को, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप अपना काम और भी बेटर वे में कर पा रहे हो, उसको हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज ऑफन आइडेंटिफाई with the knowledge about the machines and processes। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में टेक्नोलॉजी को हम नॉलेज अबाउट द मशीन्स एंड प्रोसेसेस के हिसाब से कंसिडर करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादातर यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि टेक्नोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो या तो मशीन या फिर प्रोसेसेस के बारे में ही हम पता करते हैं। But broader sense में it refers to body of skills, knowledge and procedures for making, using and doing the useful things। So ultimately टेक्नोलॉजी का मेन इंटेंशन यही है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद जो काम हम टेक्नोलॉजी बिना कर रहे थे और जो काम टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपके प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसीज, आपकी एफिकेसीज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी का मेन इंटेंशन क्या है कि ऐसी सीरीज ऑफ टेक्निक्स आपको प्रोवाइड करना जिससे आप कोई भी काम बहुत ही अच्छी तरह से कर पाए। मोर फ्रीक्वेंटली उसको एक और डेफिनेटली टर्म से बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली एक सीरीज ऑफ टेक्निक्स है जो वन बाय वन डेवलप होती रहती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मोटोरोला कंपनी का सबसे पहला हैंडसेट था। ठीक है, प्रोबेबली ये सबसे पहला हैंडसेट था मोटोरोला कंपनी का। तो ये एक मोबाइल फोन है उस टाइम का। ठीक है, काफी सालों पहले ही कंपनी ने ये निकाला था। नोकिया ने भी इसी सीरीज के मोबाइल फोन्स उस टाइम पे निकाले थे। तो आप इवन शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये फोन जेब में लेके घूमना कितना डिफिकल्ट होता था। बट उस टाइम पे भी ये नया नया फोन था, तो लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी ये कि ये मोबाइल फोन है और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम होता गया, आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे अलग अलग कंपनी ने अपने मोबाइल फोन्स में इवोल्यूशन लाए और आज आप देख सकते हो कि टच स्क्रीन आ गया है। टच स्क्रीन से भी एक स्टेप ऊपर हम पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। आज की डेट में अगर आप पहले देखिए तो मोबाइल फोन का मेन यूज था सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन आज की डेट के अंदर अगर हम मोबाइल देखें, लेटेस्ट मोबाइल देखें, तो कम्युनिकेशन के साथ साथ उसके अंदर कैमरा, म्यूजिक, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया, ये सब इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो आज की जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, लेकिन उसकी जो मेन बेस थी वो ये मेन बेस थी, यहाँ से उसका स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, तो ये जो सीरीज ऑफ टेक्निक्स कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रहती है, ये भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे चलते हैं, अब हम डिटेल में टेक्नोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग फीचर। देखिए, टेक्नोलॉजी कभी भी स्टेबल नहीं रहती, वो हमेशा चेंज करती रहती है, चेंज होती रहती है। हाँ, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है, बट टेक्नोलॉजी हमेशा होती रहती है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर देती है। टाइमिंग में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि भाई पुराने टाइम के अंदर, इनफैक्ट आज की डेट में भी काफ़ी जगह पे बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ से आप ये बंदा भी फार्मिंग कर रहा है, ये बंदा भी फार्मिंग कर रहा है, दोनों के फार्मिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका बिगिनिंग यहीं से हुआ था। दुनिया के सभी फार्मर्स ने कभी ना कभी ये टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। ये भी एक टेक्नोलॉजी है और ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है। तो आज एक ही बंदा बहुत सारी जगह पे अपना प्रोडक्शन एक साथ अपने हिसाब से कर सकता है और काफ़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अपना प्रोडक्शन कर सकता है। यील्ड भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा आ सकता है।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, कल ये थी, आज ये है और परसों कुछ और होगी। नेक्स्ट फीचर हम जो देख रहे हैं दैट इज टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स आर वाइड स्प्रेड। देखिए टेक्नोलॉजी की इफेक्ट पूरी की पूरी कम्युनिटी पे आती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ सेक्टर्स कुछ सेक्शंस में ही ये टेक्नोलॉजी की इफेक्ट होती है, चाहे वो बंदा पैसे वाला है, गरीब है, हर जगह पे आप देखिए टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट होती रहती है। जैसे कि ये आप पोस्टर यहाँ पे देख सकते हो, ये किसी ने मजाक में बनाया था, लेकिन कुछ साल पहले जब ये बना था तब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले ये केस ये सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें एक भिखारी है, वो भिखारी पैसे के लिए भीख मांग रहा है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो लड़की बोल रही है कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो ये भिखारी बोला कि आपके पास चेंज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन है, डेबिट कार्ड आप मशीन है, मुझे आप दे दीजिए, मैं आपको स्वाइप करके दे दूंगा। तो उस टाइम पे पूरी कंट्री में ये पूरा वीडियो वायरल हुआ था और सबको ऐसा लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये ट्रू है, ये फैक्ट है। ये वीडियो आज भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उसको देख सकते हो। बैकर्स अब धीरे धीरे कैशलेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये अब ऑनलाइन भी आप उनको पेमेंट कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी की इफेक्ट अमीर से लेके गरीब सभी लोगों के ऊपर हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज सेल्फ रीइंफोर्स्ड, ठीक है। एल्विन टॉफलर ने एक बात बताई थी कि टेक्नोलॉजी फीड ऑन इट्स सेल्फ, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो अपने आप को ही खा जाती है और उससे नई एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स। तो कंप्यूटर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो प्रोसेसर्स रहती है, और प्रोसेसर्स की स्पीड के हिसाब से ही आपको अपने कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे ये स्पीड मिलती है जिसके आप अच्छी तरह से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले पेंटियम प्रोसेसर्स आए थे, अगर आपको शायद याद हो या फिर कहीं पे सुना होगा। उसके बाद पेंटियम प्रोसेसर से कोर टू ड्यू टू कोर प्रोसेसर्स आए, उसके बाद इंटेल पेंटियम 3 प्रोसेसर्स आए, फिर 5 प्रोसेसर्स आए, 7 प्रोसेसर्स आए, कोर इनसाइड ये पूरे प्रोसेसर्स आए, और आज की डेट में i8 प्रोसेसर तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसका जो बिगिनिंग हुआ था वो पेंटियम प्रोसेसर्स के ऊपर हुआ था, यानी कि पहले जो कंप्यूटर था तो वो पूरा रूम के हिसाब से बड़ा कंप्यूटर था, और आज आप देख सकते हो कि एकदम छोटा सा लैपटॉप आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मोबाइल आ गया है, पाम टॉप्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसके अर्लियर जो टेक्नोलॉजी थी उनको पूरी तरह से कंज्यूम करने के बाद ये नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी रहती है वो सेल्फ रीइंफोर्स होती है, वो अपने आप ही रीइंफोर्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स। तो टेक्नोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड मेथड्स एंड लाइकली टू बी रिजल्ट्स ऑफ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स। अगर इस टेक्नोलॉजी को आप प्रॉपरली यूज नहीं करते तो आपके लिए ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया आप देख लीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर आप देख लीजिए, तो ये सभी टेक्नोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरह से हमें सर्विस प्रोवाइड करिए। लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते नहीं और उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान में कुछ टाइम पहले सुनामी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो उसको कंट्रोल करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, इसलिए टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम टेक्नोलॉजी की इफेक्ट्स और इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी रीच पीपल थ्रू द बिजनेस। अब जैसे हम कोई भी बिजनेस अगर प्रिपेयर करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए मैं एक मोबाइल कंपनी हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी मोबाइल प्रिपेयर करता हूँ या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ, तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या होगा। तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में बेचूं, इसकी सर्विस प्रोवाइड करूं ताकि लोग उसको परचेस करें और उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिले, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि Xiaomi ने एक मोबाइल फोन लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसमें 108 मेगापिक्सल, प्रोबेबली दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल है जिसमें 108 मेगापिक्सल का ये कैमरा इसके अंदर लगा है। देखिए पहले
जो फ़ोन आ रहे थे वो फ़ोन सिंपली कम्युनिकेशन के लिए थे, यानी सिर्फ आप बात कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे कैमरे के फीचर्स आए, फ्रंट रियर कैमरा ये सब इंस्टॉल हुए, उसके अंदर म्यूजिक आया, रेडियो आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे कंपनी ने अडॉप्ट किए, यहाँ पे रखे, एंड्रॉयड सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। तो ये सभी जो भी चीज़ यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करती है उसका मेन इंटेंशन क्या है कि ये टेक्नोलॉजी कस्टमर्स के पास पहुंचती है, लेकिन कैसे पहुंचती है? बिजनेस थ्रू पहुंचती है। तो अल्टीमेटली Xiaomi ने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो कस्टमर्स के लिए है और इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज के आसपास है। अभी क्लियर नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली यही प्राइस है। तो ये 50,000 रुपीज दे के आप ये हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा परचेस कर सकते हो। एक्चुअली है ये मोबाइल बट इसका 108 MP है, तो बट ऑब्वियस है इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कस्टमर्स को सभी चीज जल्दी चाहिए। अब वो टाइम गया कि कस्टमर्स 2 दिन 5 दिन या फिर कुछ हफ्तों के लिए वो वेट कर सकता है। उसको ऑनलाइन भी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में भी सस्ता प्रोडक्ट चाहिए और उसको टाइमली डिलीवरी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख लो कि जो पिज़्ज़ा हट है, वो पिज़्ज़ा हट या फिर जो डोमिनोज है वो 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी सप्लाई करता है। ठीक है, अगर 30 मिनट्स में आपको प्रोडक्ट नहीं मिला जिसमें वो गारंटी प्रोवाइड करता है, तो आपका जो भी पिज़्ज़ा होगा वो पिज़्ज़ा आपको फ्री में मिल जाएगा। तो कस्टमर्स जो अभी तक आराम से शांति से वो लोग चीज़ों का वेट कर सकते थे, अब वो वेट नहीं करना चाहते। अब वो पैसा खर्च करना चाहते हैं और उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ये फीचर भी हमने आगे देखा था। तो टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इनटू कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप देखिए कि आज की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कंपनी के कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसे हैं जो 1 मिनट से भी कम समय में कार्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और ये असेंबली लाइन सिस्टम जो रहती है, प्रोसेस लेआउट या फिर प्रोडक्ट लेआउट, उसके जो सिस्टम्स होते हैं आपने ऑफ कोर्स स्टडी किए होंगे। तो ये जो सिस्टम रहती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और अगर यहाँ पे कोई भी एक छोटी सी भी कमी रह गई या फिर छोटा सा भी इश्यू अगर यहाँ पे हो जाता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरसली यहाँ पे फेस करना पड़ता है। जरा अगर इसको आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट यहाँ पे कर सकती है। आगे का पॉइंट जो है वो है सोशल चेंज। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस ये सब पे तो इम्पैक्ट किया ही क्या है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है वो सोशल चेंज में हुआ है। आज की डेट में अगर हम देखें तो पूरा ज़माना चेंज हो गया है, सिस्टम चेंज हो गई है, कल्चरल वैल्यूज़ पूरी चेंज हो गई है, क्योंकि इन सभी जगह पे टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट किया है। ठीक है, तो उस टाइम पे तो वो बड़े बुजुर्ग थे, वहीं अपने बच्चों के लिए लड़के लड़कियां ढूंढ लेते थे और शादी ब्याह में जहाँ पे जाते थे वहीं पे वो सब फाइंड आउट कर लेते। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो शादी.com, जीवनसाथी.com, भारतमैट्रिमोनी.com, ये सभी मैट्रिमोनीज वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप हजारों की तादाद में जो भी कैरेक्टर जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। टेक्नोलॉजी की इम्पैक्ट यहाँ पे सोशल चेंज में भी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। अब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। देखिए, टेक्नोलॉजी का मेन इम्पैक्ट ही यही है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आपका जो भी प्रोडक्टिविटी था उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों टर्म्स में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फार्मिंग, अगर फार्मिंग की मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल फार्मिंग वही पुरानी सॉइल बेस्ड फार्मिंग चलती है, लेकिन आज की डेट के अंदर जो फार्मिंग का पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया है और हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आ गया है। तो ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के अंदर यहाँ पे लैंड की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती और जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो लीफी वेजिटेबल्स को आप बहुत ही अच्छी तरह से एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी की इम्पैक्ट की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी सारी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो नॉर्मल फार्मिंग में मुझे लैंड की ज़रूरत है, से फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसमें मैं नॉर्मल कोर्स में जो प्रोडक्शन करता हूँ वही चीज़ शायद यहाँ पे मैं 1/3 या 1/4 पार्ट में ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा के या फिर उससे भी कम जगह पे ये
हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा के 30 to 40% एक्स्ट्रा यील्ड यहाँ पे मैं अचीव कर सकता हूँ। जॉब टेंड टू बी मोर इंटेलेक्चुअल। अब इस केस के अंदर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जॉब भी बहुत ही इंटेलेक्चुअल और अपग्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो इलिटरेट और अनस्किल्ड वर्कर्स थे, अब उनको भी एजुकेटेड और कॉम्पिटेंट वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कंपनीज को, ठीक है। इवन एक छोटे से छोटे क्लार्क की रिक्वायरमेंट भी अगर गवर्नमेंट ऑफिस में रहती है तो उसको भी कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CCC का कोर्स करना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपको कहीं पे भी गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी फील्ड, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट में, किसी भी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो ये नेसेसरी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर बायो प्रोफेशनल्स एंड मल्टी प्रोफेशनल्स मैनेजर्स। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देखिए एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आपने काफ़ी टाइम सुना होगा कि MBBS होने के बाद कुछ लोग MBA करते हैं, BTech MTech होने के बाद कुछ लोग MBA करते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं। इवन MD जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी MBA के कोर्सेज करते हैं। तो क्यों उसकी इतनी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाइए, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रेलवे हो, कोई भी फील्ड के अंदर आप चले जाइए, मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और सभी जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई केमिकल कंपनी है जो केमिकल प्रोड्यूस करी है तो उसको बी केमिकल वाला बंदा चाहिए। अगर यही बी केमिकल वाला बंदा अगर MBA HR कर लेता है तो कंपनी के लिए और भी बेनिफिशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स को तो आराम से मैनेज करेगा ही करेगा, लेकिन HR रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो भी वो आराम से सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि उसने MBA HR कर रखा है या फिर दूसरे ऐसे कोई कोर्सेज उसने कर रखे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो 50-50 हज़ार के 2 वर्कर्स को हायर करे कंपनी, इससे अच्छा कंपनी क्या करेगी? यही बी केमिकल वाले बंदे को बोलेगी भाई तू MBA करके अगर आता है तो मैं तुझे 70,000 या 80,000 रुपीज सैलरी पे करूंगा। तो उसके सामने कंपनी को भी 30,000 रुपीज का यहाँ पे उसकी सेविंग्स होती है। तो यहाँ पे बायो प्रोफेशनल्स और मल्टी प्रोफेशनल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज रेगुलेशंस एंड स्टिफ ऑपोजिशंस। आज के डेट में अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई खाने पीने की चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको FSI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप कहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, किस कंडीशंस में प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। गुजरात का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे आपने कुछ गलत चीज़ की है या फिर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी या इसका इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। देखो, जैसे ये फोन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नोकिया का बिगिनिंग का कुछ उसने फोन लॉन्च किए थे, उसमें से एक फोन है। ये तो ग्रीन डिस्प्ले वाला है, लेकिन इससे भी पहले एक फोन आया था जो ब्लैक एंड व्हाइट था। 3315, 3315, 3310, 5500 समथिंग ऐसे कुछ कोड नंबर्स थे। तो वो एकदम बेसिक फोन थे, ठीक है। तो जो ये मोबाइल फोन थे उस टाइम के मोबाइल फोन्स, ये देखे आप किस तरह से ग्रीन स्क्रीन, और उसके अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना ही फेसबुक है, ना ही व्हाट्सएप है, कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। सिर्फ सिंपली आप कॉल कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते हो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, ठीक है। ना ही कैमरा है। तो आज के मोबाइल्स अगर आप देखो तो वो मोबाइल और ये मोबाइल दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया 108 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे आ चुका है, तो वो लेटेस्ट Xiaomi का प्रोडक्शन है। अब दूसरी कंपनीज भी उसको फॉलो करेगी। कल शायद 150 MP या फिर 200 MP के भी कि अगर कैमरा मोबाइल फ़ोन आ गए तो उस पर कोई नई बात नहीं होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी से मोबाइल फोन्स है उसमें कंटिन्यूसली अपग्रेडेशंस होता रहता है। जैसे आप टेलीविजन देखिए तो ये टेलीविजन्स जो है वो पुराने टेलीविजन्स कुछ इस तरह से दिखते थे, ठीक है। सिंगल यहाँ पे चैनल थे, आपको मैन्युअली यहाँ पे बटन प्रेस करने रहते जिससे आप चैनल चेंज कर सकते हो, और चैनल भी 7 से 8 ही आती थी, उससे ज़्यादा नहीं आती थी।
और ये यहाँ पे आप जो 2019-20 का लेटेस्ट अल्ट्रा एचडी टेलीविजन जो आप देख रहे हो, जिसमें क्रिस्टल क्लियरिटी यहाँ पे आपको मिलती है, और अब तो कर्व टेलीविजन भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये इनोवेशंस है कंपनी का। तो इस हिसाब से आज की डेट में ये आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो देर इज राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये प्रोडक्ट्स आप देख लो, ये उस टाइम पे बहुत ही अच्छा चला था, लेकिन अब ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आज की डेट में ये प्रोडक्ट चल रहे हैं, ये भी कुछ सालों के बाद ये भी दिखाई नहीं देंगे। और जो नोकिया का केस स्टडी तो हम सबको पता है कि एक टाइम था कि पूरे कंट्री के अंदर उसका पूरा कंट्रोल चल रहा था, और पूरे इंडिया के अंदर, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर नोकिया ने अपनी पोजीशंस जमा के रखी थी, लेकिन एंड्रॉइड मार्केट में वो कनेक्ट नहीं कर पाया अपने आप को, जिसकी वजह से उसको बहुत ही बड़ी लॉस हुई। प्लांट लेवल इम्प्लीकेशंस, आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो टेक्नोलॉजी ने किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट लेवल इम्प्लीकेशंस। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट किया है ये हम देखेंगे। तो आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लाइन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल एटसेट्रा। तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता था कि पहले किस तरह की सिचुएशन थी कि एक बंदा किसी एक ही बंदे को रिपोर्टिंग करेगा, यानी कि एक सुपीरियर होगा और एक उसका जूनियर होगा, उन दोनों के बीच में ही वो रिलेशनशिप चलते जाएंगे। तो वो जो जूनियर है या फिर जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सिर्फ सीनियर से ही इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करेगा या फिर कम्युनिकेशन करेगा, बाकी कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट के भी सीनियर से उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन या फिर कोई भी कमांड उसके पास नहीं लेगा। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जनरल मैनेजर है। पहले के सिस्टम ऐसा था कि आप ये एक पर्टिकुलर अगर पकड़ के चलते हो तो ये बंदा सिर्फ इसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, यानी कि इनका ये जो ग्रुप है वो यही इतने तक ही लिमिटेड रहता है। लेकिन आज की सिस्टम ऐसी हो गई है मैट्रिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, जहां पे जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर ए बी सी, ये जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो सभी को इक्वली रिस्पॉन्सिबल्स है, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, R&D मैनेजर, ये सभी मैनेजर्स अपने अपने हिसाब से कमांड यहाँ पे दे सकते हैं और इन सभी को ये मैनेजर्स इनको फॉलो करेंगे। इसका फायदा यहाँ पे दो तीन तरह से हुआ। एक तो कंपनी की कॉस्ट भी कम हो रही है, दूसरी चीज ये हुई कि काफी टाइम यहाँ पे मैनेजर्स आइडल बैठे रहते थे, तो अगर यहाँ पे काम नहीं है तो यहाँ पे काम मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव वे में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। फियर ऑफ रिस्क, देखिए जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं या फिर मार्केट में आती है तो एक डर हमेशा बिजनेस पर्सन के दिमाग में रहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी आज मैं यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ ये कितने दिन चलेगी। ठीक है, जैसे टाइपराइटर का जमाना था उस टाइम पे, आज से शायद 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे टाइपराइटर मतलब लोग 10th और 12th की क्लासेस के बाद या फिर कॉलेज की ग्रेजुएशन के साथ साथ ये टाइप राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते थे। और गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में भी आपको अगर गवर्नमेंट में अगर आपको जाना है तो आपकी टाइप राइटिंग की शॉर्ट एंड स्पीड आपको वहां पे प्रूव करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वो जो चीज थी वो उस टाइम पे टाइप राइटिंग की टेक्नोलॉजी थी, वहां पे वो चलती थी। लेकिन आज की डेट में वो टाइप राइटर नाम की चीज क्या है शायद आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा कि ये टाइप राइटर क्या है और किस तरह से काम करते थे, क्योंकि उसकी जगह आज पूरी कंप्यूटर ने ले ली है। तो जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है उसके लिए बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। एक मैं कंपनी का केस आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। ड्यूपॉन्ट परफॉर्म करके ये कंपनी थी, इंटेंडेड टू सब्स्टिट्यूट द फोरकास्टेड शॉर्टेज ऑफ शू लेदर। तो जो शूज बनते थे वो लेदर शूज उस टाइम पे कंपनी ने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, और ये बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी है और उसका नाम भी काफी अच्छा है। इसने फोरकास्टेड किया था कि शूज में जो लेदर यूज होता है उसकी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ने वाली है। तो इसी रिसर्च के बाद उसने $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया और बहुत ही बड़े पैमाने पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उसी प्रोजेक्ट को उसने 1971 के अंदर ड्रॉप करना पड़ा,
क्यों? क्योंकि क्वालिटी और कॉस्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे उसको फेस करने पड़े, जिसकी वजह से ये कंपनी का $300 मिलियन का प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी लाइक ड्यूपॉन्ट विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग टोटली न्यू डायमेंशंस टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज with its introduction to synthetic fibers beginning in 1939। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स का जो बिजनेस लॉन्च किया था, जो इंट्रोडक्शन किया था 1939 में, वो इसी कंपनी ने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो इतनी बड़ी कंपनी जो एक कपड़ों के मार्केट के अंदर पूरे नया इनोवेशंस, यहाँ पे रिवॉल्यूशंस लाई थी, बट इस पर्टिकुलर केस में फेल हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। अब बिजनेस पर्सन्स जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने चाहते हैं या फिर लाना चाहते हैं, तो हमेशा उसको ओपोजिशन मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली उसको ओपोजिशन मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जब ये सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन की टेक्नोलॉजी जब इंस्टॉल करने की बात आई थी, तो उस टाइम पे सभी वर्कर्स के दिल में ऐसा था कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो हमारा क्या होगा। एक बंदे का एक कंप्यूटर 10 बंदों का काम अकेले कर लेता है, तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से होगी, हमारे निकाल दिया जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। क्योंकि सालों से वो मैन्युअल वर्क से ही वो सीख रहे, सालों से वो मैन्युअल वर्क ही कर रहे थे और उसी तरह से उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी थी। अब ये नई टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। तो एसबीआई ने क्या किया, एक पूरा केस स्टडी किया और ग्रेजुअली उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और जितने भी नए रिक्रूटमेंट्स आए उन सभी रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर का नॉलेज एसेंशियल कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी, हमेशा नई टेक्नोलॉजी के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।